नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के ट्रिपली बैंक चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल के नाम के बगल में सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, इसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टैंगड़ा डैंग, अब तो कर दे चैनल को सब्सक्राइब। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडक्शन मोटर का पार्ट थर्ड। पार्ट टू तक अपलोड हो गया है। हम लोग आज 3 फेज इंडक्शन मोटर का पार्ट थर्ड के बारे में बात करें। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है इसमें हमारा। तो 35 तक हमारा कल हो गया था। आज हम लोग बात करें 36 से। तो 36 सवाल है, इन 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। बोल रहा है कि 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में क्या है, रोटर कंडक्टर इंड्स और शॉर्ट सर्किट। तो देखिए स्क्वायरल केज है। स्क्वायरल केज मतलब पिंजरानुमा स्ट्रक्चर है। चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये है हमारा स्क्वायरल केज। देखो ये पिंजरा है, तोता का पिंजरा। पिंजरा को ही हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायरल केज। केज मतलब पिंजरा। तो केज में भाई देख लो, इतना दिन से बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। देख लो इसको, देख लो इंड रिंग से हम लोग शॉर्ट सर्किट किए हैं। तो क्या स्क्वायर केज में कौन सा इंड रिंग। और अगर हमारा पूछता स्लिप रिंग, स्लिप रिंग और स्लिप कर रहा तो ब्रश लगाना पड़ेगा ना, तब स्लिप करेगा साथ में। तो स्लिप रिंग के बारे में बात करेगा तो हमारा हो जाएगा क्या, वहाँ पे हम लोग किससे शॉर्ट सर्किट करते हैं स्लिप रिंग में, इंड रिंग के द्वारा, ठीक। और यहाँ पे हम लोग सॉरी सॉरी स्लिप रिंग, जब हम लोग उसमें मतलब स्लिप रिंग वाला मोटर जो होगा उसमें हम लोग स्लिप रिंग लगाते हैं, उसके द्वारा शॉर्ट सर्किट रहता है, ठीक। और इसमें एंड रिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किट रहता है। इसको एंड रिंग बोलते हैं। ये जो ढक्कन है ना, इसको एंड रिंग बोलते हैं। इसे ढक्कन से इस पिंजरा को शॉर्ट सर्किट करते हैं, ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। 36 का क्या हो जाएगा, बी। रोटर कंडक्टर और शॉर्ट सर्किट बाय एंड रिंग। किसमें, स्क्वायरल के तोता वाला पिंजरा में ढक्कन लगाना है, ठीक ना। तो एंड रिंग लगाते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा सवाल है 37। इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर द नंबर ऑफ पोल इन ए रोटर वाइंडिंग इज ऑलवेज। बोल रहा है कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसमें जो रोटर वाइंडिंग का पोल होता है वो क्या होता है, ऑलवेज किसके बराबर होता है, इस स्टेटर वाइंडिंग के पोल के बराबर होता है, ठीक। तो हमारा 37 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा, इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल इन स्टेटर। तो 37 का आंसर हो जाएगा डी। 38 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहे हैं। DOL स्टार्टर ऑफ इंडक्शन मोटर इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू। तो जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है ना, वो हम लोग 2 HP से लेकर 5 HP तक के लिए यूज करते हैं, ठीक। तो 0 से लेकर 2 के लिए तो कुछ होना चाहिए, तो लो HP के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक। तो लो हॉर्स पावर का जो मोटर होगा 0 से लेकर 2 HP तक का मोटर, उसके लिए हम लोग DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का यूज नहीं करेंगे। तो 38 का आंसर हो जाएगा ए। 39 सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। 39 का हमारा सवाल है, द स्पीड ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर कैन बी कंट्रोल बाय ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट। बोल रहा है जो स्क्वायरल केज है, स्क्वायरल केज में पिंजरानुमा स्ट्रक्चर होगा, वायर तो है नहीं उसमें, तो हम लोग किसके द्वारा स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो स्पीड कंट्रोल का क्या क्या मेथड है, 120F/P होता है। फ्रीक्वेंसी से या पोल से कर सकते हैं, तो ये दोनों स्टेटर में हो जाएगा। तो इसके द्वारा आसानी से हो सकता है, लेकिन स्टेटर में कुछ भी इंजेक्ट हम नहीं कर सकते स्क्वायरल केज में। अगर हमारा बाउंड टाइप का रोटर होता स्लिप रिंग वाला, तो उसमें हम लोग, क्योंकि उसमें वायर लगा होता है, तो हम लोग रोटर में मतलब बाहर से रेजिस्टेंस वगैरह डाल के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायरल केज में नहीं कर पाएंगे। अभी एक डायग्राम आपको दिखा चुके हैं। तो बोल रहा कि कौन सा नहीं कर सकते ऑल कंट्रोल, मतलब स्पीड जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है उसका स्पीड कंट्रोल हम लोग इन चारों में से फ्लोइंग एक्सेप्ट, मतलब किसी एक को छोड़कर बाकी से कर सकते हैं। एक को छोड़कर मतलब एक के द्वारा नहीं कर सकते, तो हम लोग सप्लाई फ्रीक्वेंसी के द्वारा कर सकते हैं, पोल चेंजिंग के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन वाइंडिंग रेजिस्टेंस के द्वारा नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्वायरल केज है तो रड लगा हुआ, रड में कहाँ रेजिस्टेंस लगाएंगे। वायर वगैरह रहता तो लगाते, तो वो वाउंड रोटर में हम लोग वायर वगैरह रहता है तो उसमें हम लोग रेजिस्टेंस लगा के स्पीड कंट्रोल करते हैं, ठीक ना। तो हमारा 39 का आंसर हो जाएगा सी। 14 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा, द क्रॉलिंग इन ए इंडक्शन मोटर इज कॉज्ड बाय। बोल रहे क्रॉलिंग इंडक्शन मोटर में क्यों होता है। तो बार बार हम लोग बोल रहे थे ना क्रॉलिंग क्यों होता है। तो देखिए क्रॉलिंग क्यों होता है, क्रॉलिंग ड्यू टू हार्मोनिक्स होता है। कल वाला वीडियो में बार बार चर्चा की है। क्रॉलिंग और कॉगिंग दो भाई है, ठीक ना। कॉगिंग क्यों होता है, कॉगिंग होता है अगर हम लोग पिंजरानुमा जो स्ट्रक्चर है उसमें जो बार लगा हुआ है उसको अगर टेढ़ा टेढ़ा करके नहीं रखेंगे तो कॉगिंग हो जाएगा, मतलब उसमें से मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगा और मोटर में सप्लाई देंगे लेकिन मोटर घूमेगा नहीं, हमिंग साउंड नॉइज प्रोड्यूस करेगा, ठीक ना। तो नॉइज़ प्रोड्यूस करने के लिए स्क्रू टाइप का हम लोग लगाते हैं, मतलब नॉइज़ को रिमूव करने के लिए स्क्रू टाइप का बार लगाते हैं, ठीक ना। तो कल तो बता ही चुके हैं। लेकिन हमारा क्रॉलिंग क्यों होता है, क्रॉलिंग जब मोटर में हम लोग सप्लाई दिए और मोटर अगर रेटेड स्पीड से नहीं घूम रहा है ना, तो ड्यू टू क्रॉलिंग, मतलब वहाँ पे क्रॉलिंग आ चुका है जब मोटर रेटेड स्पीड से नहीं घूम पा रहा है, ठीक। तो ये होता है 1/5 हारमोनिक्स के कारण और 1/7 हारमोनिक्स, मतलब मोटर में अगर हारमोनिक्स प्रोड्यूस होने लगे तो क्रॉलिंग होगा। तो 40 का क्या होगा हमारा, 40 का आंसर हो गया डी।
अब 41 सवाल क्या पूछ रहा था, पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर अंडर लोड कंडीशन विल बी क्लोजर टू। तो हमारा पावर फैक्टर बोल रहा है कि जो इंडक्शन मोटर है नो लोड कंडीशन में पावर फैक्टर किसके क्लोजर होगा। तो हमारा 41 का आंसर हो जाएगा 0.2 लैगिंग। अब लैगिंग क्यों होगा, क्योंकि इंडक्शन मोटर का जो कॉयल है, कोई भी कॉयल हो, मतलब जहाँ भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर वायर का यूज किए हैं, कॉयल क्या होता है, वायर ही होता है। जब वायर को राउंड राउंड शेप में घुमा देंगे तो कॉयल बन जाएगा, ये वायर है कॉयल बन जाएगा। तो कहीं भी वायर या कॉयल का यूज हो रहा है तो वहाँ पे लैगिंग पावर फैक्टर ही आएगा बॉस, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब नो लोड में काम करेंगे ना तो 0.2 लैगिंग पावर फैक्टर होगा, ठीक। तो 41 का हो जाएगा ए। अब 42 सवाल देखिए क्या पूछा, द कॉगिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी अवॉइड बाय। देखिए इसका चर्चा हम लोग ने कल किया है और अभी भी किए कि कॉगिंग और क्रॉलिंग दो भाग है। क्रॉलिंग तब आता है जब हम लोग स्पीड से नहीं घुमाएंगे, रेटेड स्पीड से, तो मोटर धीरे धीरे क्या होगा, रेटेड स्पीड खोता जाएगा तो एक अपोजिट फोर्स लगेगा और मतलब उस जिस डायरेक्शन में मोटर घूम रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगेगा, तो मोटर का रोटेशन को कम करता जाएगा, कम करता जाएगा और मोटर स्पीड खत्म हो, मतलब मोटर रुक जाएगा। किस में, क्रॉलिंग में। कॉगिंग में क्या होता है, कॉगिंग में देखिए पिंजरा देख लेते हैं पहले। तो कॉगिंग में क्या प्रॉब्लम आता है, देखिए जब इस पिंजरा को हम लोग टेढ़ा टेढ़ा नहीं रखकर सीधा सीधा रखेंगे ना, मतलब सीधा सीधा टाइप का रखेंगे तो क्या होगा, जैसे हम लोग सप्लाई देंगे तो मोटर घूमना नहीं चाहेगा। मतलब स्टार्टिंग में क्या आता है, जब स्टार्टिंग में मोटर नहीं घूमने खोज रहा है तो आएगा हमारा कॉगिंग, और जब मोटर रनिंग कंडीशन में है और उसका रेटेड स्पीड घटता जा रहा है और वो रुकने की कोशिश कर रहा है तो हमारा आएगा क्रॉलिंग, ठीक। दो चीज़ ध्यान से याद रखो बॉस, एग्जाम में आएगा, छोड़ना नहीं है क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो, ठीक। तो कॉगिंग, हमारा सवाल था कॉगिंग से। तो कॉगिंग बोल रहा है कि हम लोग कॉगिंग को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, मतलब दूर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो रोटर का स्लॉट है उसको स्क्यू करेंगे, ठीक। और अगर मतलब और दूसरा तरीका क्या है कि जो रोटर का स्लॉट है और जो स्टेटर का स्लॉट है, दोनों का स्लॉट को या तो रोटर में ज़्यादा कर देंगे या तो स्टेटर में ज़्यादा कर देंगे। मतलब अगर मान लीजिए रोटर में 20 स्लॉट है तो स्टेटर में 21 स्लॉट रखेंगे, ठीक। अगर मान लो स्टेटर में मान लो हम लोग रोटर में 20 स्लॉट रखें तो स्टेटर में उस टाइम 21 स्लॉट रखेंगे, मतलब अलग अलग रखेंगे, कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक ना। तो आपको एग्जांपल के लिए मैंने समझाया। तो कॉगिंग को अवॉइड कर सकते हैं दो तरीके से, स्क्यू करके और रोटर स्लॉट और स्टेटर स्लॉट को अनइक्वल करके, ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा 42 का, देखिए कहाँ दिया हुआ है, हैविंग नंबर ऑफ, हाँ, हैविंग नंबर ऑफ रोटर स्लॉट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट। तो 42 का आंसर हो जाएगा डी। अब 43 सवाल क्या पूछ रहा है, इफ़ एन इंडक्शन मोटर विल सर्टेन रेशियो ऑफ रोटर टू स्लॉट्स स्टेटर स्लॉट रन एट 1/7 ऑफ द नॉर्मल स्पीड द फिनोमिना विल बी टर्म्ड एज। तो देखिए बोल रहा है जब इंडक्शन मोटर जो है, बोल रहे हैं इंडक्शन मोटर में रोटर और स्टेटर का स्लॉट, मान लीजिए उसका रेशियो एक सर्टेन, कुछ भी सर्टेन वैल्यू है, ठीक ना। और वो जो हमारा इंडक्शन मोटर है वो रन कर रहा है 1/7 ऑफ इसका स्पीड, मतलब मान लीजिए इसका स्पीड 1000 था तो 1000 का 7वां भाग, मतलब मान लीजिए स्पीड 700 था, ठीक। चलिए इजी होगा समझने में। तो अभी कितना स्पीड से घूम रहा है, 100 आरपीएम से घूम रहा है, मतलब रेटेड स्पीड 700 है लेकिन घूम रहा है 100 आरपीएम से। तो ये इस टर्म को क्या कहेंगे, तो देखिए क्या स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो क्रॉलिंग में क्या होता है, 1/5 हार्मोनिक्स या 1/7 हार्मोनिक्स के कारण स्पीड घट जाता है, तो इतना टाइम घटता है 1/5 टाइम 1/7 टाइम, मतलब 500, मान लीजिए 500 आरपीएम का मोटर है तो 100 आरपीएम में घूमेगा। और मान लीजिए 700 आरपीएम का मोटर है, अगर 7th हार्मोनिक्स आ रहा है तो वो घूमेगा 100 आरपीएम से। तो इस टर्म को क्या कहते हैं, क्रॉलिंग, ठीक। तो 43 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। और अभी समझा चुके हैं कि हार्मोनिक्स के कारण क्या होता है, स्पीड घटते जाता है। कॉगिंग और क्रॉलिंग दो भाग है। कॉगिंग स्टार्टिंग में मोटर में इंड्यूस्ड होता है, मतलब स्टार्टिंग टाइम में कॉगिंग आता है और रनिंग टाइम में क्रॉलिंग आता है, ठीक। क्रॉलिंग हार्मोनिक्स के कारण आता है और कॉगिंग अगर स्क्यू टाइप का हम लोग बार का यूज नहीं किए हैं तो आएगा। अगर स्टेटर स्लॉट और रोटर स्लॉट सेम रह गया तो आ सकता है, मतलब स्टार्टिंग में सप्लाई देंगे नहीं घूम रहा है तो हम समझ गए कॉगिंग आ चुका है, मैग्नेटिक लॉकिंग हो चुका है। कॉगिंग का ही दूसरा नाम मैग्नेटिक लॉकिंग है, ठीक। बहुत ही ईजी है, आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि इस नाम से बहुतों को कन्फ्यूजन होता है, कॉगिंग क्रॉलिंग कभी याद नहीं रहता। तो बस याद रखिए कि मोटर का स्टार्टिंग में कॉगिंग, जब स्टार्टिंग में सप्लाई देंगे मोटर नहीं घूमा, कॉगिंग। रनिंग टाइम में मोटर घूम रहा है, घूमते घूमते स्पीड उसका घट रहा है तो क्रॉलिंग। क्रॉलिंग आता है हार्मोनिक्स के कारण और कॉगिंग आता है हमारा टेढ़ा टेढ़ा स्लॉट लगा के रखेंगे
और अगर स्टेटर और रोटर स्लॉट अगर इक्वल है तो उस टाइम भी आ सकता है। ठीक, अब देखिए 44 सवाल क्या पूछ रहा है, स्लीप ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज नेगेटिव व्हेन, बोल रहा क्या होता है इंडक्शन मोटर का स्लीप नेगेटिव कब होगा, मतलब स्लीप का वैल्यू 1 और 0 होता है तभी मोटर की तरफ वर्क करेगा। अगर स्लीप का वैल्यू अगर 0 से मतलब 1 से 0 से कम हो गया तो नेगेटिव में जाने लगेगा, तो इस टाइम में इंडक्शन मोटर क्या बन जाता है, जनरेटर बन जाता है। ठीक, मतलब स्लीप का वैल्यू कहाँ से वेरी करता है, स्टार्टिंग में स्लीप 1 होता है, रनिंग टाइम में स्लीप 0 की नियर की ओर जाता रहता है। ठीक, मतलब नियर 0 नहीं होता है लेकिन 0 की ओर जाता रहता है, तो 1 से 0 की ओर वेरी करता है। लेकिन अगर नेगेटिव हो गया मतलब 0 से कम हो गया ना, स्लीप का वैल्यू अगर 0 से कम हो गया तो उस टाइम में क्या बन जाएगा, जनरेटर। ठीक, तो आंसर देख लेते हैं। देखिए कुछ टर्म और समझते हैं कि जब स्लीप हमारा 1 होता है तो उस टाइम आर रोटर का स्पीड 0 होता है। जब स्लीप हमारा 0 होगा तो इंडक्शन मोटर क्या होगा, घूमेगा नहीं। तो स्लीप 0 कब होता है, जब एन एस के इक्वल हो जाएगा तभी ना हमारा स्लीप 0 होगा। और जब हमारा एन एस और बढ़ जाएगा तो नेगेटिव स्लिप देने लगेगा। तो मतलब सिंक्रोनस स्पीड से जब रोटर ज़्यादा स्पीड में घूमेगा तो क्या होगा, नेगेटिव स्लिप देगा। तो ऑप्शन देख लेते कहाँ है, रोटर स्पीड मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर, नहीं रोटर ये भी नहीं है। तो देखिए ऑप्शन सी देखिए क्या है, रोटर स्पीड इज मोर देन द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द फील्ड एंड आर इन द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में क्या होगा, रोटर का स्पीड मतलब स्टेटर का इस मैग्नेटिक फील्ड एन एस स्पीड से घूम रहा है, रोटर भी इसका पीछा करते हुए घूमता है, लेकिन बीच में थोड़ा गैप रहता है इंडक्शन मोटर में। यही इंडक्शन मोटर का प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग स्लिप कहते हैं। स्लिप के कारण ही इंडक्शन मोटर घूम पा रहा है, अगर स्लिप नहीं रहेगा तो इंडक्शन मोटर नहीं घूमेगा। ये एन आर स्पीड से घूमता है, तो एन आर जब एन एस के पास जाएगा तो स्लिप 0 होगा। अब जब एन एस से आगे बढ़ जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव स्लिप देने लगेगा, मतलब स्लिप का वैल्यू 0 से कम हो जाएगा, मतलब हाँ 0 से कम हो जाएगा। तो सेम डायरेक्शन में ही घूमेगा लेकिन एन एस स्टेटर का फील्ड से रोटर का स्पीड जो है स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 44 का हो जाएगा सी। अब 45 सवाल क्या पूछ रहा है, साइज ऑफ हाई स्पीड मोटर एज कंपेयर टू लो स्पीड मोटर फॉर द सेम एच पी विल बी। तो देखिए जो लो स्पीड से घूमता है ना, लो स्पीड से, तो उसका साइज बिग होता है। क्यों, क्योंकि देखिए एन एस का फॉर्मूला में क्या आता है, 1 पी। अब देखिए पी को हम लोग घटाएंगे तो एन एस बढ़ेगा। ठीक, मतलब पोल का संख्या घटाएंगे तो स्पीड हमारा हाई होता जाएगा, तो मशीन का साइज पोल, अब पोल कम लगा रहे तो मशीन का साइज घटेगा। अब पोल का संख्या ज़्यादा करेंगे तो स्पीड हमारा क्या होगा, पोल का संख्या अगर बढ़ाएंगे इधर नीचे बढ़ाएंगे तो ऊपर क्या होता है, घटता है। तो पोल का साइज बढ़ाएंगे तो स्पीड क्या होगा, घटेगा। अगर स्पीड कम वाला चाहिए तो हमको सब मशीन का साइज़ बढ़ाना होगा। स्पीड अगर ज़्यादा वाला मशीन चाहिए तो हमको पोल का साइज़ क्या करना होगा, घटाना होगा। मतलब पोल घटाना होगा तो मशीन का साइज़ भी छोटा होगा। मतलब हाई अगर हमको स्पीड वाला मोटर चाहिए तो साइज़ छोटा होगा, अगर हमको कम स्पीड वाला मोटर चाहिए तो साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्या पूछ रहा है, देख लेते हैं। सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। साइज ऑफ एन हाई स्पीड मोटर एज कम्पेयर टू लो स्पीड मोटर, सेम एचपी का दो मोटर है, एक है हाई स्पीड वाला मोटर एक लो स्पीड वाला मोटर, तो किसका साइज क्या हो, मतलब विल बी, तो साइज क्या होगा किसका, बिगर होगा। तो साइज क्या होगा, बिगर होगा या स्मॉलर होगा या सेम होगा। मतलब जब हम लोग हाई स्पीड वाला मोटर को लो स्पीड वाले मोटर से कंपेयर करेंगे तो हाई स्पीड मोटर का साइज क्या होगा, हाई स्पीड मोटर का साइज स्मॉलर होगा। तो 45 का हो गया हमारा बी। अब 46 नंबर सवाल है, क्या पूछ रहा है, ए 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टेटर डेल्टा कनेक्टेड इज कैरिंग फुल लोड एंड वन ऑफ इट्स फ्यूज ब्लो। मतलब वो बोल रहा है कि स्टेटर में डेल्टा कनेक्टेड है और एक ये मान लीजिए जब इसको सब ये हमारा मान लीजिए इंडक्शन मोटर है, तो इसमें से जब इसको इंडक्शन मोटर में कनेक्ट करना है फ्यूज लगाते हैं यहाँ पे। ठीक, ताकि मतलब कोई फॉल्ट आए तो फ्यूज जल जाए और कनेक्शन ख़त्म हो जाए। ठीक, तो बोल रहा है कि एक फ्यूज हमारा जल गया तो दो वायर तो काम करेगा, तो दो वायर काम करेगा तो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रहता है। ठीक ना, दो वायर में, तो मोटर क्या करेगा, रन करता रहेगा उसी डायरेक्शन में। ठीक, और उसका एक फेज क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो हमारा 46 का बोल रहा है कि अगर हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसका स्टेटर डेल्टा कनेक्टेड है और वो फुल लोड को कैरी करके चल रहा है। ठीक, फुल लोड करंट को, मतलब फुल लोड करंट अपने आप फुल लोड में है तो फुल लोड करंट जा रहा होगा। तो मोटर क्या होगा, अगर उसका एक फ्यूज जल जाए तो एक फ्यूज जल जाएगा तो मोटर रन करता रहेगा और एक फेज उसका बर्न हो जाएगा। ठीक, तो 46 का आंसर हो जाएगा हमारा ए।
अब 47 सवाल क्या पूछ रहा है देखिए, ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर डेल्टा कनेक्टेड इज कैरिंग टू हैवी लोड। हाँ, अगर हैवी लोड लगा देंगे तो मोटर क्या होगा, मोटर स्टॉप हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा करंट, और जब हम लोग फुल लोड करंट प्रोवाइड करवाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोड लगा देंगे तो ज़रूरत से ज़्यादा करंट फ्लो होने लगेगा। तो ज़रूरत से ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो आई स्क्वायर आर लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो मोटर तुरंत स्टॉप होगा और तुरंत जलेगा, लेट नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कोई भी एक भी उसका फेज का फ्यूज बर्न हो जाता है तो ठीक। तो इसका वही सवाल पूछ रहा है कि हम लोग का मोटर डेल्टा कनेक्टेड है और उसमें बहुत हैवी लोड लगा हुआ, तो बहुत ज़्यादा करंट जा रहा होगा। अब बहुत ज़्यादा करंट जा रहा होगा तो आई स्क्वायर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। अगर उसका एक फेज बर्न, मतलब एक फेज एक फ्यूज अगर जल जाए तो आई स्क्वायर आर लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि करंट बहुत ज़्यादा सप्लाई करने लगेगा मोटर में, ठीक। तो जिस कारण से क्या होगा, मोटर को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बर्न होने में, तो जल्दी स्टॉप हो जाएगा और बर्न हो जाएगा, ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो 47 का आंसर हो जाएगा सी। अब 48 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, लो वोल्टेज एट मोटर टर्मिनल इज ड्यू टू। बोल रहा है कि मोटर टर्मिनल में अगर लो वोल्टेज है तो किस कारण से है। तो वो दो, देखिए वो किस कारण से हो सकता है, इनएडिक्वेट मोटर वायरिंग, मोटर का वायरिंग सही से नहीं हुआ होगा, कहीं पे मान लीजिए जॉइंट होगा तो वहाँ पे सही से कसा हुआ नहीं होगा नट, या जॉइंट अच्छा से नहीं लगा होगा तो इनएडिक्वेट मोटर वायरिंग हुआ होगा, ठीक। उसके बाद प्रॉपरली रेगुलेटेड पावर सप्लाई, पावर सप्लाई जो दे रहे हैं वो प्रॉपरली रेगुलेटेड नहीं है, ठीक। तो इस कारण से हम लोग को लो वोल्टेज एट मोटर टर्मिनल मिलता है, ठीक। तो हमारा 48 का आंसर हो जाएगा सी, एनी ऑफ एबव। अब 49 सवाल देखिए क्या पूछा, इन एन इंडक्शन मोटर द रिलेशन बिटवीन स्टेटर स्लॉट एंड रोटर स्लॉट इज दैट। देखिए, तो सवाल पूछ रहा है कि जो हमारा स्टेटर स्लॉट है रोटर स्लॉट का रिलेशनशिप क्या होता है इंडक्शन मोटर में। तो इंडक्शन मोटर में जो है ना, स्टेटर स्लॉट और रोटर का स्लॉट जो है ना, एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ये पाँच, मान लीजिए 5 गो रोटर स्लॉट है तो 5 का कोई भी मल्टीपल नहीं होना चाहिए, 5, 10, 15, 20 मल्टीपल नहीं होना चाहिए रोटर स्लॉट। मतलब रोटर में जो स्लॉट होगा वो 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ 11 रख सकते हैं, 12 रख सकते हैं, 13 रख सकते हैं, लेकिन 15 नहीं रख सकते, ठीक ना। मतलब 5 का मल्टीपल नहीं रखना है। एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहे हैं कि स्टेटर में अगर 5 गो स्लॉट है तो रोटर में 10 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, उसके ज़्यादा कम ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक। तो वही पूछ रहा है कि रिलेशन क्या होता है, मतलब तो स्टेटर स्लॉट आर नॉट एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ रोटर स्लॉट, ठीक। तो 49 का हो जाएगा हमारा सी। अब 50 देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज रिकमांडेड व्हेन स्पीड कंट्रोल। बोल रहा है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हम लोग कहाँ रिकमांडेड करते हैं, मतलब स्लिप रिंग कौन सा हुआ, जिस जिस रोटर में हम लोग वायर का यूज किए हैं, और जिस रोटर में हम लोग रॉड का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायरल केज। और जिसमें वायर का यूज करते हैं उसको स्लिप रिंग या बाउंड टाइप रोटर कहते हैं, ठीक। तो बोल रहा है कि स्लिप रिंग वाला हम लोग इसको कहाँ पे रिकमांडेड करते हैं, मतलब कहाँ बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे यूज करो। तो जहाँ स्पीड कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, फ्रीक्वेंट स्टार्ट स्टॉपिंग रिवर्सिंग इज रिक्वायर्ड, हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज नीडेड। तो देखिए जहाँ पे हम लोग को ये तीनों, मतलब तीनों फीचर्स चाहिए, मतलब स्पीड कंट्रोल जहाँ पे अच्छा चाहिए, हाई टॉर्क जहाँ पे चाहिए, क्योंकि स्क्वायरल केज वाला मोटर ना हाई टॉर्क नहीं देता है, और ये स्लिप रिंग मोटर जो हाई टॉर्क देता है, क्योंकि यहाँ पे हम मनमर्जी वाइंडिंग लगा सकते हैं। मनमर्जी वाइंडिंग लगाएं तो हाई करंट होगा, हाई करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी हाई आएगा, क्योंकि किसी वायर से जब करंट फ्लो होता है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो जितना ज़्यादा रोटर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे उतना हाई टॉर्क हमको प्रोवाइड करवाएगा, मतलब उतना ज़्यादा टॉर्क हम उसमें डाल सकते हैं, ठीक। तो वो सिर्फ हम लोग स्क्वायरल केज में ही कर सकते हैं, सॉरी वो सिर्फ हम, तो वो सिर्फ हम लोग स्क्वायरल केज में नहीं, वो सिर्फ हम लोग बाउंड रोटर या स्लिप रिंग रोटर में ही कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक ना। स्क्वायरल केज में हाई टॉर्क नहीं आता है। तो जहाँ पे हम लोग वहीं पे रिकमेंडेड करते हैं कि स्लिप रिंग वाला मोटर ला, मतलब जिसमें वायर लगा हुआ है। ज़्यादातर जनरेटर वगैरह आप देखिएगा ना जब हमारे घरों के आसपास चलता है, सॉरी जनरेटर का बात कर बोल रहे हैं, मोटर वगैरह जो इंडस्ट्री में लगा हुआ है ज़्यादातर में देखिएगा वायर ही लगा रहता है, ठीक ना। तो क्यों रिकमेंडेड करते हैं, क्योंकि उसमें स्पीड कंट्रोल अच्छा है, फ्रीक्वेंट स्टार्ट स्टॉप और रिवर्स कर सकते हैं, तो उसका डायरेक्शन वो हम लोग चेंज करना होगा, स्टॉप स्टार्टिंग फटाफट हो जाएगा वो। हाई स्टार्टिंग टॉर्क देता ही है क्योंकि वायर लगा हुआ है, इसलिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क सिर्फ हमको किससे मिलेगा, स्लिप रिंग रोटर जिसमें रहेगा उसी से मिलेगा इंडक्शन मोटर वाला में, ठीक। तो हमारा 50 का आंसर हो जाएगा डी। अब 51 सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, एज द लोड ऑफ इंडक्शन मोटर गोज ऑन इंक्रीज। बोल रहा है कि इंडक्शन मोटर में अगर लोड इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, तो इट्स पावर फैक्टर डिक्रीज, इट्स पावर फैक्टर कांस्टेंट, इट्स पावर फैक्टर इंक्रीज,
इवन आफ्टर फुल लोड इट पावर फैक्टर गो टू इंक्रीज अप टू फुल लोड एंड देन इट्स फॉल अगेन। तो हमारा जब हम लोग इंडक्शन मोटर में लोड को इंक्रीज करेंगे ना, तो पावर फैक्टर पहले क्या होगा, इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होता है, ठीक। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, cos 5 आर अपन जेड होता है। तो आर रनिंग कंडीशन में आर प्लस एस एक्स टू पर यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है पावर फैक्टर का फॉर्मूला इंडक्शन मोटर में। तो स्लिप स्टार्टिंग में हाई होता है और उसके बाद रनिंग कंडीशन में स्लिप घटता जाता है ना, तो इस कारण से क्या होता है, पावर फैक्टर बढ़ता है स्टार्टिंग मतलब रनिंग में, ठीक। तो फुल लोड तक होगा, बढ़ेगा, फिर घटना चालू हो जाता है, ठीक। तो 51 का आंसर हो जाएगा हमारा डी। अब 52 सवाल देखिए क्या पूछा, इफ ए 3 फेज सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर एंड रोटर इज शॉर्ट सर्किटेड रोटर विल मूव। तो रोटर देखिए बोल रहा है कि हम लोग 3 फेज सप्लाई दे चुके हैं मोटर में, और रोटर का जो वाइंडिंग उसको शॉर्ट सर्किट ही रखते हैं। ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर में यही ना डिफरेंस है कि ट्रांसफार्मर में ये वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट नहीं रहता, और इंडक्शन मोटर में ये वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट रहता है। बाकी सारा चीज़ ट्रांसफार्मर जैसा ही होता है इसमें भी, ठीक। मतलब ट्रांसफार्मर का जो सर्किट डायग्राम है वैसे ही हमारा इसका भी डायग्राम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इंडक्शन मोटर में ये शॉर्ट सर्किट रहता है सेकेंडरी। तो बोल रहा है कि हम लोग 3 फेज सप्लाई दे दिए और सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट है, तो क्या होगा, तो रोटर विल मूव, रोटर किधर मूव करेगा, इन अपोजिट डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन। तो इसमें 3 ही ऑप्शन दिया है, तो मोटर किस डायरेक्शन में हम लोग का क्या होता है रन करेगा, तो मोटर उसी डायरेक्शन में रन करेगा जिस डायरेक्शन में स्टेटर का फील्ड रोटेट कर रहा है। तो इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, तो जिस डायरेक्शन में फील्ड रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो 52 का हो गया बी। 53 सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, इट एडवाइजेबल टू अवॉइड लाइन स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर एंड यूज स्टार्टर टू बी कॉज। बोल रहा है कि हम लोग एडवाइस, ये सवाल कल भी आ चुका है कि हम लोग एडवाइस क्यों देते हैं कि मोटर को डायरेक्टली लाइन से जोड़ के स्टार्ट ना करें। जब भी मोटर को स्टार्ट करना होगा तो स्टार्टर की सहायता से स्टार्ट करें। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा करंट खींचता है मोटर, ठीक। 7th टाइम तक खींच लेता है, फिर 5 से 7 टाइम, मतलब अगर 2 एम्पियर का मोटर है ना, तो 10 गुना 14 गुना के एम्पियर करंट फ्लो करवा देगा रोटर सर्किट से, तो रोटर जल जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि स्टार्टिंग में करंट लो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस ऐड करते हैं स्टार्टिंग करने के लिए। बहुत सारा मेथड है स्टार्टिंग करने का, तो ताकि वो करंट कम हो सके। तो मोटर टेक 5 to 7 टाइम इट्स फुल लोड करंट, तो स्टार्टिंग में मोटर क्या करता है 7 to 5 टाइम फुल लोड करंट लेता है। इस कारण से हम लोग एडवाइस देते हैं कि भाई लाइन से डायरेक्ट स्टार्ट ना करो इंडक्शन मोटर को, उसमें स्टार्टर का यूज करो, ठीक। तो 53 का हो गया सी। अब 54 नंबर सवाल है क्या पूछ रहा था, स्पीड करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्शन मोटर क्लोजली रिसेंबल द स्पीड लोड करेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन। बोल रहा है कि जो हमारा स्पीड करेक्टरिस्टिक्स है इंडक्शन मोटर का, वो किसके जैसा होता है, किसके स्पीड लोड करेक्टरिस्टिक जैसा होता है। तो डीसी सीरीज के जैसा, डीसी शंट के जैसा, यूनिवर्सल या नॉन ऑफ। तो हमारा स्पीड करेक्टरिस्टिक्स जो है इंडक्शन मोटर का स्पीड करेक्टरिस्टिक्स, वो किसके जैसा दिखता है, वो डीसी शंट मोटर का जो स्पीड लोड करेक्टरिस्टिक्स है उसके जैसा दिखता है। तो 54 का हमारा हो जाएगा बी। 55 सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, 55 नंबर सवाल पूछ रहा है विच टाइप ऑफ बियरिंग इज प्रोवाइडेड इन स्मॉल इंडक्शन मोटर टू सपोर्ट द रोटर शाफ्ट। तो रोटर का जो शाफ्ट होता है ना, तो यहाँ पे एक बेयरिंग लगाया जाता है, ठीक। और इसके ऊपर क्या रहता है, वो हमारा फ्रेम लगा रहता है। मतलब फ्रेम और शाफ्ट के बीच एक बेयरिंग लगाते हैं, ठीक, ताकि फ्रेम शाफ्ट से कनेक्ट ना होता भी ना, मतलब फ्रीली घूमेगा ये, तो ये बॉल बेयरिंग लगा होता है यहाँ, ठीक। तो आंसर हो जाएगा ए। तो 55 का हो जाएगा ए। तो आज यहीं तक रखते हैं, और आप लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि चैनल का ग्रोथ हो सके, लोगों को फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग, चैनल के साथ बने रहे, आपको पूरा आर के राजपूत का पूरा विद कॉन्सेप्ट मिलने वाला सब चीज़। तो चैनल छोड़ के कहीं जाए ना। थैंक्स फॉर वाचिंग।